प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं यहाँ लेकर के आ चुका हूँ रेडियो एक्टिव डीके के लिए। आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। ये क्लास 9th-10th की बुक है जिसको हम लोग कहते हैं आईजीसीएसई बोर्ड। तो वहां से अभी मैं आपको कवर कराऊंगा रेडियो एक्टिव डीके। तो वैसे तो ये आईजीसीएसई बोर्ड में ये क्लास 9th-10th में होता है, लेकिन ये वैसे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11th-12th में होता है। फिर भी जितनी मैक्सिमम बातें होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें भी ज्यादा बातें को समझाया नहीं गया है, सब शॉर्ट में लिखा गया है। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये जो हेडिंग है वो हेडिंग है रेडियो एक्टिव डीके। तो भाई, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या होगा, कैसे इसको हमें समझेंगे, रेडियो एक्टिव वर्ड आया कैसे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे की तरफ आपने ब्लॉक्स दिखे होंगे, दो ब्लॉक्स। उसमें दो ब्लॉक्स को हम लोग कंबाइन करके कहते हैं कि भाई वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें दो ब्लॉक्स बने होते हैं, उसमें एक ब्लॉक को हम लोग लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, एक ब्लॉक को हम लोग एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। क्योंकि बच्चों, पहला वाला ब्लॉक को लेंथेनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला एलिमेंट लेंथेनियम होता है। दूसरे वाले ब्लॉक को हम लोग एक्टिनाइट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पहला एलिमेंट एक्टिनियम होता है। तो बच्चों, वहीं पर उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होते हैं, मास नंबर भी ज्यादा होते हैं। और अगर हम यूं कहें कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका N/P रेशियो, यानी कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 से ज्यादा हो जाता है। तो जिन एलिमेंट्स का N/P रेशियो 1 से ज्यादा होने का मतलब, N का मतलब न्यूट्रॉन होता है, P का मतलब प्रोटॉन होता है। यदि N/P रेशियो, ध्यान दीजिएगा भाई सारे बच्चे, यदि N/P रेशियो आपका 1 से बड़ा हो, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से बढ़ गई, तो ऐसे केस में वो एलिमेंट्स बिहेव करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह। दैट मीन्स उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या रिलीज करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इमिट करते हैं, तभी उनका न्यूक्लियस जाकर के थोड़ी देर बाद स्प्लिट होकर के स्टेबल होता है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि भाई, अगर आप पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और यदि आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट पता ही नहीं है तो आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका N/P रेशियो 1 से बड़ा हो। तो ऐसे केस में उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं और न्यूक्लियस ब्रेक होने लगते हैं। और न्यूक्लियस ब्रेक होने के प्रोसेस को हम लोग फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक होता है और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। साथ में बच्चों अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस भी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस बात को लिखा गया है कि नॉट ऑल द न्यूक्लियाई गिव रेडिएशंस, some nuclei are unstable and give out radiations in order to become more stable। देखा? तो रेडिएशन करने के बाद वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बच्चों, मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि भाई अल्फा रेडिएशन से उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, बीटा रेडिएशन से उनके एटॉमिक नंबर मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, और गामा रेडिएशन से बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो न्यूट्रल रहता है। उनका एटॉमिक मास भी चेंज नहीं होता, मास नंबर भी चेंज नहीं रहता। तो बच्चों, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो अल्फा और बीटा गामा रेस से पड़ता है, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, और ये मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो डिके होता है, इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फिशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी आता है, जो आपको लेटर ऑन बताया जाता है। अभी तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ गीगर का नाम दे दिया गया है, कह रहा गीगर काउंटर। बच्चों को यही नहीं पता होगा ये कैसा काउंटर है, क्या यहाँ पर कुछ सैंडविच वगैरह मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट होता है जो आपको लेटर ऑन पढ़ा दिया जाता है। लिखा है, इफ यू लिसन टू द क्लिक्स ऑन बीप्स ऑफ अ गीगर काउंटर,
you may notice that it is impossible to predict when the next sound will come. This is because radioactive decay is a random process. Radioactive substances certain unstable nuclei, है ना? तो बच्चों उसमें थोरियम होता है, बेरियम होता है, ये सब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, which will decay spontaneously, जो अपने आप डिके करते रहते हैं, यानी कि उनका N/P रेशियो इतना ज्यादा होता है कि उस स्टेबिलिटी पाने के लिए ब्रेक करते रहेंगे अपने आप को, है ना भाई? 1945 में ही तो वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब वर्ल्ड वॉर के दोबारा से सीन क्रिएट हो गए हैं, मतलब अब तो दोबारा होएगी, लेकिन 1945 में जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे, ठीक है ना? तो वो रेडियो एक्टिव ही बम थे। आज भी अमेरिका पे पास वो बॉम्बर है, उस बॉम्बर में रेडियो एक्टिव यानी कि एटॉमिक बम रख के वो जा सकता है, जिसका मास होगा लगभग 15 से 20,000 केजी का। वो बम्बर भी ज्यादा बम्बर नहीं रख सकता, वो सिर्फ इन बम्बर को 2 से ज्यादा बम रख भी नहीं सकता है, उतने हैवी होते हैं। तो वो आज भी वो लोग यूज कर सकते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा था, यानी कि स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप ही वो ब्रेक होते जा रहे थे स्मॉल न्यूक्लियस में, और हार्मफुल अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्रिएट कर रहे थे, जिसका इफेक्ट आज भी वहां पे देखने को मिलता है। यानी एक बार बम गिराओ और रेडिएशन लगातार पाओ। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विच न्यूक्लियाई विल decay next or when will this happen. This direction in which the radiation will be emitted is also random. डायरेक्शन भी बच्चों रैंडम होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो बच्चों आज भी इस रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस को यूज किया जाता है और एनर्जी क्रिएट की जाती है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस काफी पानी की गहराई में किया जाता है, जहां पे आपने सुना होगा आज ही के दिन या 3-4 दिन पहले कि ईरान भाई किसका संग्रह कर रहा था, किसका कलेक्शन कर रहा था? यूरेनियम का। क्यों कर रहा था? ताकि उसको एटॉमिक बम बनाने को मिले। तो ये खबर जैसी ही फैली, तो वो बगल में जो इजराइल है, जिसमें ईरान ने थोड़ी देर पहले हमले किए थे, तो इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया। इसराइल को लगा कि वो उनके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उनको खत्म कर चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। Radioactive decay is not affected by external factors such as temperature. इन पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी बच्चों ये समझ गए होंगे आप, क्या रेडियो एक्टिव डिके होता तो है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो उन पे बम्बार्डमेंट की जाती है, याद रखिएगा वो अपने आप फटते नहीं है, उस पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। जैसे यूरेनियम होता है बच्चों, यूरेनियम पे जैसे यूरेनियम जो बच्चों हम लोग लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है 92, मास नंबर होता है 235। अगर बच्चों हम लोग उसमें न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो बेरियम में ब्रेक होता है, क्रिप्टन में ब्रेक होता है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। और बच्चों ये 3 न्यूट्रॉन फिर से चले जाते हैं यूरेनियम के पास, वो उसको ऊपर फिर से ब्रेक करते हैं। तो बच्चों ये प्रोसेस चलता रहता है और ये इमिशन होता रहता है। यानी यूरेनियम का एक छोटा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी कितना खतरनाक है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो बच्चों तेल का संग्रह, रेडियो एक्टिव मटेरियल का संग्रह, ये सारी जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं ये सब ईरान और इराक में ही है, जिसमें अमेरिका बहुत पहले से चाहता है कि वो उसका हो जाए, और वो पूरा प्रयास करता है कि वो एनर्जी सेक्टर पूरा अमेरिका के पास आ जाए। लेकिन अभी तक बच्चों आ नहीं पाया है। लेकिन अब जो वर्ल्ड वॉर होगी तो उसमें अमेरिका पूरा प्रयास करेगा कि उनका ईरान, इराक, अफगानिस्तान जहां से पूरा तेल आता है पूरे वर्ल्ड के पास, वो उसको कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा। वाई आर सम न्यूक्लियाई अनस्टेबल? तो बच्चों ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। लिखा है रेडिएशन, radiation is emitted by the nucleus of an atom which is unstable. Many elements have isotopes which are radioactive because their nuclei are unstable. For some isotopes, this is because the nucleus is too heavy. तो बच्चों isotopes तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। Isotopes की definition होती है the atoms of the same element having same atomic number but different mass number known as isotopes.
तो बच्चों एक ही एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, देखो बच्चों उसको मास नंबर 1 2 3 है, तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसको रोकने के लिए हमें हैवी वाटर गिराना पड़ता है। हैवी वाटर बेसिकली ड्यूटेरियम होता है जिसको हम लोग D2O कहते हैं। जब तक हैवी वाटर नहीं गिराया जाएगा तब तक न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम नहीं होगी, तब तक बम्बार्डमेंट रुकेगा। तो क्या होता है अगर एटॉमिक बम गिराया भी जाता है और उसके ऊपर अगर हैवी वाटर प्लेन से जाकर के गिरा दिया जाए तो उसकी स्पीड को कम भी किया जा सकता है। Other isotopes are unstable because they have too many neutrons. And unstable neutrons, तो देखा ना, too many neutrons, न्यूट्रॉन्स की संख्या बच्चों प्रोटॉन से बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में वो अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो लिमिट्स रेडिएशन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। तो कह रहा है कि भैया रेडियो एक्टिव ये इमिशन इसीलिए होता है ताकि वो अपने आप में स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए। बस एक क्या होता है, एक बम्बार्डमेंट क्रिएट करना होता है, वो अगर आपने कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएंगे अपने पार्टिकल्स। Fortunately, most of the atoms around us are most stable nuclei. When the Earth formed about 4,500 million years ago, there were many more radioactive atoms around. This means that the level of background radiation used to be much higher than it's today. However, most radioactive atoms have decayed to the became stable हो जाते हैं decay करके। तो बच्चों पहले डायनासोर भी रहा करते थे ना, तो वो भी ऐसे ही खत्म हो गए क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके बहुत हुआ, तो रेडिएशन से ही खत्म हो गए थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई टाइप्स ऑफ रेडिएशंस में अल्फा पार्टिकल्स अगर इमिट होते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है, आपने क्या किया, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कराया। तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम का न्यूक्लियस होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये तो जानो अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम एटम। द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम एटम। तो बच्चों यहाँ पे काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन की। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। तो बोरॉन का अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो लोगों का सोचना है कि भैया प्रोटॉन भी उसमें 5 है और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 5 है, क्योंकि वो तो होता ही है ना, ये तो बच्चों होता ही है कि भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर बच्चों किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस आते हैं तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या नहीं बदलती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदलती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदलती है, प्रोटॉन्स की संख्या नहीं बदलती प्लस चार्ज आने पे। तो ये डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें प्रोटॉन भी 2 ही होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 कम हो चुके हैं, क्योंकि इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे तभी उसके ऊपर +2 का चार्ज है। हीलियम +2 में इलेक्ट्रॉन्स तो 0 है लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी 2 है और न्यूट्रॉन्स अभी भी 2 है, क्योंकि इसका मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इसका मास नंबर 4 होता है, वो तभी बनता है जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं। और इसमें चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, ये पहले पता होना चाहिए। कई लोग तो सोचते हैं कि भैया +2 चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स भी 0 हो गए। ऐसा नहीं है, प्लस या माइनस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स बच्चों उतने ही रहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई डबली पॉजिटिव हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों जब कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
तो वहां पे जब न्यूक्लियस की खोज हुई थी तो वो हुई थी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड की थिन फॉइल। जब बम्बार्डमेंट की थी तो बम्बार्डमेंट करने से ही उसने ही एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया और वहीं से देखा कि 1 लाख में से या 10,000 में से 2 या 3 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना, 2 या 3 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 180 डिग्री से वापस आ जाते हैं। मतलब ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, मतलब ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, लेकिन 10,000 में से 2 या 3। तो उसने कहा कि भैया अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस एक ऐसी जगह को कहेंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। यानी एटम में एक ऐसी बहुत ही छोटी सी जगह होती है जहां पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होता होगा, तभी अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और ऐसे ही वापस आ जा रहे हैं बिना कुछ डेविएशन। बाकी बच्चों कुछ निकल रहे थे डेविएशन के साथ, लेकिन 10,000 में से 2 या 3 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो ऐसे जा रहे थे और 180 डिग्री के एंगल पे वापस आ जा रहे थे। तो उसने कहा भैया इस छोटी सी जगह को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बच्चों जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन्स की थी जेम्स चैडविक। तो बच्चों ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं भैया अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन होता तो है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए भाई, तो बीटा क्या होता है बच्चों? बीटा कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली कह रहा है कि भैया बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो बेसिकली बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म करिएगा, बीटा पार्टिकल्स के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होगा बच्चों -10। शायद ये सिंबल आपको यूज भी करना पड़ेगा, इसी से ही बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो बच्चों ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आप ये जरूर याद रखिए कि डबली पॉजिटिव हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो बच्चों हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। और बच्चों अगर गामा पार्टिकल होता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता बच्चों, वो न्यूट्रल होता है। ऐसा समझो। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या हो रहा है आखिर। एन अल्फा पार्टिकल is made up of 2 protons and 2 neutrons. This is same as the nucleus of helium atom because it contains protons and it is positively charged. A beta particle is an electron. It is not one of the electron that the orbit the nucleus. It comes from inside the nucleus. It is negatively charged and its mass is much less than that of alpha particles. तो बच्चों मैं आपसे पूछा जाता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? वो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सारे बच्चे याद रखेंगे कि भैया अगर आपको अभी तक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता है तो भाई आप एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो जरूर याद रखिएगा। बच्चों ऊपर जो माइनस लगाया है -1। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। जितना बच्चों ये नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको बच्चों ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -28 ग्राम भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि भैया ये जो मास का ऑर्डर है ये तो काफी कम है ना, तभी वो कह रहा है कि मास बहुत कम होता है। कम क्या, बहुत ही कम होता है भैया। तो ये कई सारे जब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं तब जाकर के एक चार्ज क्रिएट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया जो टोटल चार्ज होता है Q वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? N इंटू ई के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों N इंटीजर होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चों कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, N इंटीजर होता है। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्रिएट हो जाता है चार्ज। क्या क्रिएट होता है? चार्ज।
और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी बच्चों करंट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता होगा, है ना। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं, लेकिन इसकी बेसिस पे जो स्टडी बनाई गई है वो सारी स्टडी सही चल रही है, इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है। भले हम 10⁻31 को एज्यूम ना कर पाए, सोच ना पाए, फील ना कर पाए, छू ना पाए, तो दैट मीन्स तभी भी ये स्टडी सही चल रही है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मान के चलते हैं कि भैया ये है। A gamma rays is a form of electromagnetic radiation with a very short wavelength and high frequency. A gamma ray is a form of electromagnetic radiation with a very short wavelength and high frequency. अरे वेवलेंथ इसकी बड़ी शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। ये तो बच्चों होता ही है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये बच्चों रिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और वेलोसिटी ऑफ वेव अगर बेसिकली कांस्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी एन होती है, वेवलेंथ लैम्डा होता है, तो ये एन लैम्डा इज इक्वल टू के हो जाता है। क्योंकि बच्चों जो वेलोसिटी होती है वो हम लोग ज्यादातर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है गामा रेज इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इट इज सिमिलर टू एन एक्स रे बट हैज मोर एनर्जी। इनके पास एक्स रे से ज्यादा एनर्जी होती है। और बच्चों एक्सरे तो आपने देखी है ना, क्योंकि आपने तो कई बार हाथों का पैरों का फ्रैक्चर हो जाने पर एक्सरे कराया होता है। उसी एक्सरे से डॉक्टर को अंदाजा लगता है कि कौन सा पार्ट आपका डैमेज हुआ है। तो एक्सरे तो ऑलरेडी आप काफी बार करा चुके हैं। चलिए, तो बच्चों देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स में क्या हो रहा है। ये अल्फा पार्टिकल्स है, मास नंबर इसका 4 होता है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स -1 का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा के रेडिएशन से कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बस एमिट होता रहता है। ठीक है ना। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक खास बात देखनी होगी, जो गामा रेडिएशंस, वो गामा रेडिएशंस में कौन सी रेस बनाई गई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे चलती है। ये देखो बच्चों, ये साइनोसॉइडल होती है, ये साइन और कॉस के ग्राफ को फॉलो करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसमें बचा है बच्चों क्या देखने को मिलता है? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बचा है क्या होता है पता है? इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तभी हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। जैसे अभी आपने जो बनाया है मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहो, मान लो ये बच्चों लेटी हुई मैंने डायग्राम बनाई है, तो खड़ी हुई डायग्राम कैसे बनेगी? ये देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, समझ में आया ये कैसे चल रहा है? ये देखो बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट साथ में चलते हैं। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। ये दोनों बच्चों जब कंबाइन होते हैं ना, तबाही मचा देते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर ये किसी ने आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्रिएट भी कर दिया, हालांकि चाइना तो कहता है ये मेरे पास है, तो इसका मतलब समझ लो उसने सीधा सीधा सन को क्रिएट कर दिया। जो सन से इमिट होने वाले रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रेडिएशंस होते हैं। इसमें क्या होता है? रेडियो वेव्स होता है, गामा रेज होता है, इंफ्रारेड होता है ना। जिसको याद करने का तरीका क्या होता है? राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इन सबका कॉम्बिनेशन आ जाता है इसके अंदर। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर देती है आर्टिफिशियली सन। समझ लो अगर किसी ने बना दी है तो आर्टिफिशियली सन क्रिएट कर दिया। अब वो सन को धरती के जिस भी डायरेक्शन में नजदीक ले आएगा,
वहां पे लोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। वो समझ लो एक गर्माहट ऐसी पैदा कर देगा कि लोग ऑटोमेटिक उस रेडिएशन से ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे समझ लो ये बम का गोला है, जैसे ही नजदीक आएगा धरती के वहां पे आग लग जाएगी तुरंत। तो ऐसा होता है बच्चों। तो ये सब क्रिएट भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी सारा यूरेनियम चाहिए रहेगा, तभी उतनी भयंकर एनर्जी रिलीज कर देंगे ये लोग। तो ऐसा होता भी है। तो चलो बच्चों, ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों मैंने आपको एक जानकारी और दी कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इतनी सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है। बच्चों हमको भी जो रेज मिलती है ना वो इंफ्रारेड मिलती है। इंफ्रारेड रेज का ही हीटिंग इफेक्ट होता है जो हमको लगता है सूर्य की गर्मी का। वो कौन सा इफेक्ट होता है? इंफ्रारेड होता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिनका हीटिंग इफेक्ट होता है? वो होता है इंफ्रारेड रेज, है ना। तो ये सारी रेज बच्चों मिल करके एक शक्ति क्रिएट कर देती है और धरती को तबाह भी कर सकती है। चलिए भाई, an atom of radioactive substance emit either an alpha particle or beta particle. In addition, it may emit some energy in form of gamma rays. The gamma is usually emitted at the same time as alpha and beta particle, but it may be emitted sometime later. कह रहा गामा रेज बच्चों साथ में ही निकलती रहती है लेकिन पता बाद में पड़ता है। When an atom of a radioactive substance decay by alpha beta decay, it becomes an atom of another element. This is because the number of protons and neutrons change हो जाते हैं तो दूसरे एलिमेंट बन जाते हैं। Alpha particles have a much greater mass than beta particles, so they travel more slowly. Gamma rays, like electromagnetic waves, travel at a speed of light. गामा के पास स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। चलिए भाई, तो बच्चों यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं जो तुम बाद में कर सकते हो। उसके बाद बच्चों अल्फा बीटा पार्टिकल्स को कंपैरिजन के लिए, ये कंपैरिजन बच्चों स्कूल के एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। इसके कंपैरिजन को समझने के लिए यहाँ पे काफी कुछ बातें दी गई हैं और आप ऐसे ही स्कूल में भी टाइप करनी पड़ेगी। तो गामा पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होती है, जिसने कहा है गामा इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। अल्फा पार्टिकल समझ गए ना, पेनिट्रेटिंग। ये क्या, अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट पेनिट्रेट स्किन। मतलब जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बच्चों वो गामा की ज्यादा होती है, उससे कम बीटा की, और सबसे कम होती है अल्फा की। ये होती है बच्चों पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर। तो बच्चों जो अमेरिका है उसके पास आज भी ऐसे हथियार हैं जो किसी को पता नहीं है। वो सीधा सीधा गामा रेज ही इमिट करते हैं। यानी उसमें से तेजी से एक रे निकलेगी जो सीधा छेद कर देगी। यानी वो जिस तरफ भी फैलाएंगे वहां पे सब छेद होते चले जाएंगे। तो सोचो आदमी के पास अगर वो जैसी रेस पहुंचेगी तो उसके अंदर एक होल हो जाएगा, वहीं पे गिरता है। तो ये कारण है कि उनके पास ये गामा रेस इमिटर होता है। तो गामा रेस इमिटर कभी कभी आपको टीवीज में, मूवीज में भी दिखाया जाता है, जो जानवरों की मूवीज होती है। तो गामा रेस पेनिट्रेटर ही होता है। चलिए भाई, तो अल्फा पार्टिकल्स आर एब्सॉर्ब मोर इजीली। दे कैन ट्रेवल अबाउट 5 सेंटीमीटर इन एयर बिफोर दे आर एब्सॉर्ब। दे आर एब्सॉर्ब बाय अ थिन शीट ऑफ पेपर। ये सब बच्चों प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए और इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बच्चों ये पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर होता है। अगर आप आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखेंगे तो बच्चों ये आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है कि जल्दी सबसे कौन आयनाइज करेगा। अल्फा रेस जल्दी आयनाइज कर जाती है। तो बच्चों ये दोनों ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। तब तक आप देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ।
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम से आपको पेनिट्रेटिंग पावर दिख रही होगी कि गामा रेज जो है काफी मोटी दीवार को भी तोड़ करके निकलने वाली है। ठीक है। तो अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर देखो बच्चों कम है, एक ही शीट को पार कर पा रही है। बीटा की थोड़ी सी ज्यादा है, एल्यूमिनियम को पार कर दी है। एल्यूमिनियम पे बल्कि ये रुक गई। गामा ने एल्यूमिनियम को तोड़ कर दिए, लेड के पास चली गई। समझ रहे हो? ये है बच्चों। तो बच्चों ये तो मैंने बता ही दिया कि अल्फा पार्टिकल आर मोर आयनाइजिंग, गामा इज लीस्ट। तो ये तो ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया। तो उसमें थ्योरी बच्चों भी यहाँ तक रखते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे।